हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में सेक्शन 7 के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 7 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। देखिए सेक्शन 7 क्या है। सेक्शन 7 बेसिकली सेक्शन 6 का ही सप्लीमेंट्री पार्ट है, उसको ही पूरा करता है सेक्शन 7। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक से ज़्यादा पर्सन्स का जो भी राइट जो वो जॉइंटली एंटाइटल्ड हैं, जिसके अगेंस्ट वो एक सूट और एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट कर सके, तो उस पोजीशन में क्या होगा अगर उनमें से कुछ पर्सन्स डिसेबिलिटी के अंडर हों, डिसेबल हों, तो सेक्शन 7 उस सिचुएशन में काम करता है। देखिए सेक्शन 7 दो बातें कहता है बेसिकली। एक तो ये कहता है कि जब भी अगर कोई भी पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी हैं और उनकी तरफ से कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन वैलिड हो और अगर वैलिड डिस्चार्ज वो उनके बिहाफ पर दे सके, तब तो वो डिसेबिलिटी की का जो भी पीरियड है अंडर लिमिटेशन, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द इवेंट। जब भी कुछ इवेंट अराइज हुआ, जैसे मान लें कि 2 साल का अंदर अंदर ही उनको एप्लीकेशन और सूट इंस्टीट्यूट करना था, दायर करना था कोर्ट में। कुछ पर्सन्स थे जो इनका राइट था, जो जॉइंट था, वो उनमें से कुछ डिसेबल थे और उनके अगेंस्ट, उनके बिहाफ पर भी कोई वैलिड डिस्चार्ज दे सकता था, पर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। तो इस केस में उनका जो भी लिमिटेशन का पीरियड होगा फ्रॉम द अकरेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, वो माना जाएगा। और अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन को पार कर जाते हैं तो उनका जो जुडिशियल प्रोसेस का राइट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और एप्लीकेशन, वो टाइम बार्ड मानी जाएगी, उनका वो राइट ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये बात सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 7 दूसरी बात क्या कहता है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी पर्सन वैलिड डिस्चार्ज नहीं दे सकता या अनटिल दी सीजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, जब तक उस पर्सन की डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, तब तक इस सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में उसे लिमिटेशन का बेनिफिट मिलेगा। जितना भी पीरियड उसकी डिसेबिलिटी के अंडर चलेगा फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, उसकी वो एक्सटेंशन मानी जाएगी। उसकी जो भी लिमिटेशन होगी, अगर कोई पर्सन आ जाए वैलिड डिस्चार्ज देने वाला, तब से शुरू होगी, या जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तब से ही उसकी लिमिटेशन शुरू मानी जाएगी। देखिए सेक्शन 7 यही बातें मेनली कहता है। मैंने आपको सिंपल से सिंपल समझाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ जनरल केस लॉ का व्यू क्या है और कुछ बातें सेक्शन 7 के रिलेटेड क्या हैं। देखिए पहले तो यही बात है कि सेक्शन 7 सेक्शन 6 का सप्लीमेंट्री है, उसको ही पूरा करता है। दूसरी बात क्या है कि ये जैसे एक्सप्लेनेशन 1 में बताया है इन्होंने कि ये कोई भी लाइबिलिटी है, कोई भी लाइबिलिटी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। जैसे आप मान लें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस हों, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हों, उन पर भी सेक्शन 7 अप्लाई होता है। दूसरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 में बताया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अंडर मिताक्षरा लॉ जो करता है वो एक वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है अपने फैमिली के पर्सन्स के बिहाफ पर। और इन्होंने आगे क्या कहा है कि जो भी सेक्शन 7 है वो कब काम में आता है। सेक्शन 7 जब भी एक से ज़्यादा कोई भी लोग जिनका जो राइट है वो जॉइंटली डिस्प्यूट में हो, तब सेक्शन 7 अपनी वर्किंग में आता है, तब इसका यूज़ होगा। और इसमें क्या कहा गया कि जब भी कुछ जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी सहमति के बिना डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता,
तब एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन होगा, सेक्शन 7 का बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे केस में था कि एक फादर ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको एलियनेट कर दिया, तब जर्नल केस लॉज में ये देखा जाता है कि जो भी बच्चे हैं उनके, कुछ मेजर हैं कुछ माइनर हैं, उनका सबका राइट है, जो उनके अपने शेयर में इंडिपेंडेंट राइट है, तो वो खुद अपने बिहाफ पर अपना राइट चैलेंज कर सकते हैं। जो मेजर थे उन्होंने उनका जो शेयर था, उनका जो राइट था, उसको चैलेंज नहीं किया, फादर की एलियनेशन पर प्रॉपर्टी की सवाल नहीं उठाए। तो समय बीतने के बाद जो माइनर थे वो मेजर हुए और उन्होंने क्लेम किया कि अब हम माइनर हुए हैं, हमारा जॉइंट राइट है, तो हमें सेक्शन 7 का बेनिफिट मिलना चाहिए, पर ये नहीं हुआ। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग और केस लॉज के अकॉर्डिंग को हेयर्स का जो राइट था वो इंडिपेंडेंट था उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से उनका सूट टाइम बार्ड माना गया। अब उन्होंने क्या कहा, एक और केस लॉ में क्या हुआ कि जब भी जो सब्सटेंटिव राइट है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है, हर एक पर्सन को राइट है वो अपने राइट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर सकता है, जुडिशियल प्रोसेस को अवेल कर सकता है, तब भी सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो बाउंड ही नहीं है किसी से। उनका जो भी राइट है जिसके अगेंस्ट वो जुडिशियल प्रोसेस को यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके कोई भी बाउंडेशन और ऑब्स्टेकल रास्ते में नहीं है। और एक और सिचुएशन है जब सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 7 कब अप्लाई नहीं होगा, जब भी कोई एक पर्सन सभी के बिहाफ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस कर सकता है, तब सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में भी उनके पास एक ऑप्शन था कि एक पर्सन सभी के बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, जुडिशियल रेमेडी अवेल कर सकता है। अगर वो बाद में क्लेम करें कि हमें इस सेक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक अल्टरनेटिव था। तो सेक्शन 7 में यही था कि सेक्शन 6 को वो सप्लीमेंट करता है, उसका एडिशन है एक और सिचुएशन में कि जब भी एक से ज़्यादा पर्सन्स का राइट इन्वॉल्व हो, कुछ पर्सन डिजेबल हों, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में सेक्शन 7 अपने रोल में आता है, उनको बेनिफिट देता है। वो भी सिचुएशन में तब जब एक वैलिड डिस्चार्ज ना हो सके या कोई भी पर्सन है जो अंडर डिसेबिलिटी है, तभी सेक्शन 7 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सेक्शन 7 के अंडर जो डिसेबिलिटी है, एनी सच डिसेबिलिटी, उसका मतलब ही इंसैनिटी, इडियोसिटी और माइनॉरिटी, यही 3 डिसेबिलिटीज़ ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसके अलावा नहीं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।